हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है वो है एपीईसी 2026। एपीईसी 2026 यानी एपीईसी जो एक संगठन है उसकी 2026 की जो अध्यक्षता है वो चाइना कर रहा है। चाइना ने इसकी अध्यक्षता की जो बैठक का पहला चरण है वो प्रारंभ हो गया है। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होती है प्रथम चरण में, जिसका आगाज़ चाइना ने कर दिया है। एपीईसी के बारे में आपको बता दें तो ये जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर कॉरपोरेशन है एपीईसी, इसका गठन 1989 में होता है। 1989 में एपीईसी का गठन होता है। 1997 में इसके सदस्यों की संख्या हो जाती है 21। 1997 से ये सदस्यता देना बंद कर दिया है। भारत ने इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन जरूर किया है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। इसको गठन करने का जो प्रस्ताव, मतलब गठन करने की जो प्रक्रिया थी वो किसने प्रारंभ की थी, तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 1989 में इसके गठन का प्रयास किया था, जिसके बाद इसका गठन होता है। 1997 तक इसके सदस्यों की संख्या 21 हो जाती है। ये वही सारे 21 सदस्य हैं जिनका बॉर्डर कहीं न कहीं पैसिफिक सी से लगता है, यानी प्रशांत महासागर से जिन राष्ट्रों की बॉर्डर लगते हैं उन्हीं को उनमें शामिल किया गया है। भारत इसके लिए आवेदन किया हुआ है। हालांकि भारत को पर्यवेक्षक दर्जा इस संगठन में प्राप्त है, लेकिन भारत पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। इसके बारे में बताएं, गुआंगझू में आयोजित एपीईसी 2026 की पहली वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक है उसका जो थीम है वो है बिल्डिंग एन एशिया पैसिफिक कम्युनिटी टू प्रॉस्पर टुगेदर की थीम है इसकी। इसके साथ ही चीन ने अध्यक्षता का आगाज कर दिया है। यह बैठक एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और सतत विकास पर केंद्रित है। एपीईसी की रणनीतिक प्राथमिकताएं क्या हैं, तो आपको बताएं, आर्थिक एकीकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सतत विकास इसका लक्ष्य है कि जो समूह है, जो ये क्षेत्र है एशिया पैसिफिक का क्षेत्र है, यहाँ पर आर्थिक एकीकरण बना रहे, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सके और सब में सतत विकास की ओर बढ़ा जा सके, ही इसके प्राथमिकताएं हैं। इजराइल ईरान तनाव और अमेरिकी रणनीति। आपको बताएं कि इजराइल और ईरान के मध्य जो तनाव है उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप हमेशा से, जब से ये युद्ध के प्रारंभ है तब से इसे देखा जाता है। अरब कंट्रीज़ और इजराइल के बीच तनाव में अमेरिका ज़रूर रहता है। इसके मुख्य मुद्दे क्या हैं जो अभी नया समझौता प्रारंभ हुआ, नया तो नहीं है, समझौता 2020 का है, लेकिन उसको फिर से एक्सेलरेट किया गया है, फिर से उसको प्रारंभ किया गया है। इसके जो मुख्य मुद्दे हैं वो इस प्रकार से हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता में जो लगातार वृद्धि हो रही है, उसकी क्षमताओं का विस्तार किया जा रहा है, उसको इजराइल ब्रेक लगाना चाहता है। इजराइल उस पर एक समझौता चाहता है ईरान से। परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बनी हुई है कि अगर ईरान परमाणु बम के विकास की ओर बढ़ता है, एक इस्लामिक राष्ट्र है, क्योंकि जैसा एक पाकिस्तान है, जनरली इस्लामिक राष्ट्र तो दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ ये कि कोई भी ऐसा शक्ति संपन्न राष्ट्र है, शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए कोई ये नहीं चाहता है कि ईरान के पास परमाणु क्षमता हो। भारत के हित में भी नहीं है ईरान के पास परमाणु क्षमता का होना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईरान को हम रोकेंगे जाकर, लेकिन एक आपको क्षेत्रीय स्थिति की बात बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा होता है कि आप ताकतवर हों, आपका पड़ोसी खासकर, मतलब ऐसे तो कोई ताकतवर ना हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर आपको ही होना चाहिए, तब तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर कोई हो भी रहा है ताकतवर, तो आपका जस्ट पड़ोसी ताकतवर नहीं होना चाहिए। उनके पास इस तरह की क्षमताएं, तभी तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, तभी तो एक्सेलरेट होंगी चीज़ें, चीज़ों में दबाव बनेगा। अब उसका भी, अगर उसने परमाणु बम बना लिया तो उसका भी अपने क्षेत्र में, यानी ये जो अरब सागर का क्षेत्र है, इसमें उसका भी, ईरान का भी पर्याप्त हस्तक्षेप हो जाएगा। उसके बाद अगर कभी जैसे अमेरिका ने अभी भारत के ऊपर सेंक्शन लगाए, जब पिछली बार ईरान पे हमला करना था तो भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन जब उसके पास परमाणु क्षमता होगी तो भारत आसानी से ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कल को जब भारत को इसकी नीड होगी, कहीं पाकिस्तान से झगड़ा होता है हमारा और ईरान ने पाकिस्तान के समर्थन में उतर आता है, तो भारत को एक फ्रंट और खुल जाएगा। इसलिए भारत के हित में भी नहीं है ईरान का परमाणु शक्ति संपन्न होना, लेकिन अगर वो कर लेता है तो ये उसकी राष्ट्रीय बात है, उसकी अपनी क्षमताएं हैं। हमें किसी तरह का, हमें यानी कि हम बायस नहीं हैं, हम बीच में संतुलन में खड़े हुए हैं। कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता है तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों के माध्यम से ईरान का प्रभाव। ईरान डायरेक्टली तो इसराइल का कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन उसने क्षेत्रीय छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं, हमास बना रखा है। इस तरह के जो क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठन हैं वो इसराइल को परेशान करते हैं। इसराइल की धरती पर वो तरह तरह की आगजनी, तरह तरह की आतंकवादी घटनाएं करते रहते हैं, जिससे इसराइल को हर तरह से समस्या हमेशा बनी रहती है। इसके सिवा इसराइल की सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि लगातार हो रही है, वो भी इस बहस का मुद्दा होगा।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच होने वाली बैठक क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को नया आयाम दे सकती है। द्विपक्षीय वार्ता नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति चर्चा करेंगे कि आगे ईरान के साथ किस तरह की रणनीति रखनी है। रणनीतिक सहमति ईरान पर साझा नीति और कामकाज दोनों का होना आवश्यक है, साथ ही क्षेत्रीय गठबंधन। आपको बताएं यह बैठक अब्राहम समझौते के विस्तार, ये जो आप देख रहे हैं अब्राहम समझौता ना, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि विस्तार और खाड़ी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को गहरा करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण हो सकती है। डोंट डू। तो आपको बताएं कि ये जो अब्राहम समझौता है एक्चुअली ये इब्राहिम से प्रेरित है। इब्राहिम के बारे में आपको पता होगा, जो 3 धर्म हैं, यहूदी, इस्लाम और ईसाई, इन तीनों के जो पूर्वज हैं वो माने जाते हैं इब्राहिम। तो अब्राहम समझौता, क्योंकि ये सारे इन्हीं, इजराइल यहूदी हो गए, ईरान अरब कंट्रीज़ हो गई मुस्लिम, इन सब के बीच विवाद है, अमेरिका हो गया ईसाई, इसलिए इसे इब्राहिम के नाम पर इसे अब्राहम समझौता दिया गया है। 2020 में इसको प्रारंभ किया गया था ट्रंप के द्वारा। बाद में ट्रंप चले जाते हैं 4 साल के लिए, तो ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर से ट्रंप इसको इनिशिएट कर रहे हैं, फिर से ट्रंप इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सवलकोट जल विद्युत परियोजना का विवरण। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की विशाल सवलकोट परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली है। क्या है सवलकोट परियोजना? आपने सुना होगा सिंधु नदी जल विवाद। तो सिंधु रिवर में जो हमारा जो जल है, हमारे हिस्से का जो जल है, उसको सही दिशा में उपयोग करने के लिए ये 1856 मेगावाट की सवलकोट परियोजना, जो रामबन जिले में स्थित है, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर स्थित है, इसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह परियोजना सिंधु जल संधि 1960 के ढांचे के भीतर, यानी जो समझौता 1960 का हुआ था उसको बिना एक्सलेट किए उसके भीतर रहते हुए भारत के जल संसाधनों के रणनीतिक उपयोग का प्रमुख उदाहरण है। सिंधु जल संधि का रणनीतिक परिवेश आपको पता है, 1960 की संधि हस्ताक्षर इस पर किया गया था। वर्तमान चुनौतियां बहुत सारी हैं, हमारे प्रॉक्सी और हमारे साथ वो कर रहा है, जिसको हम काउंटर करने के लिए इस समझौते का प्रयोग कर रहे हैं। भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए, इस समझौते को किस तरह से आगे बढ़ाना है, या जो हमारे हिस्से का जल है उसे हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सब इसकी रणनीति का हिस्सा होने वाले हैं। क्या हुआ? भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता, वो रखा ले लो। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता दे रहे को, दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव को कम करने के लिए एक अंतरिम समझौता, दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव को कम करने के लिए अंतरिम समझौते पर सहमति बनी। आपको पता है भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड वार चल रहा था उसमें काफ़ी सुस्ती आई है, काफ़ी तनाव कम हुआ है। इसका जो परिणाम है वो भारत के मार्केट पर आप देख सकते हैं। भारत का मार्केट इस वक्त तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। चलिए, क्या हुआ क्या है, अंतरिम रूप से भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगा हुआ था उसमें 25 और 25 के 2 टैरिफ थे। 25 का रेसिप्रोकल टैरिफ था प्लस 25 की पेनाल्टी थी। तो ये पेनाल्टी को पूरी तरह से हटा लिया गया, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया है। ठीक है। समझौते के प्रमुख क्षेत्र फार्मास्यूटिकल। भारत का जो फार्मास्यूटिकल उद्योग था वो काफ़ी दबाव महसूस कर रहा था ट्रंप के टैरिफ के बाद से। सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, भारत इस क्षेत्र में भी काफ़ी काफ़ी निर्यात करता है अपने सेवाओं को अमेरिका को, वो क्षेत्र भी बहुत दबाव में था। इस तरह से भारतीय कृषि को बचाया जा सका है और समझौते को इनिशिएट किया गया है। संभावना है कि आने वाले कुछ महीनों में ये समझौता अपनी दिशा पकड़ लेगा। राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक स्थिरता। इस बार के बजट में एक बेहतरीन प्रयास किया गया। हालांकि इसको सक्षम कैसे बनाया जाएगा, इसको कैसे कार्यशील बनाया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन अगर ये कर लिया जाता है तो एक बेहतरीन कार्यप्रणाली होगी। बजट 2026-27 में सरकार ने 4.4% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है, जो 2021 में 9.2% से लगभग आधा है। हमने 2021 में 9% का लक्ष्य रखा था, जिसका आधा अब हम चाहते हैं कि हमारा राजकोषीय घाटा हो। अगर राजकोषीय घाटा कम कर हम 4% तक ले आ पाते हैं, इससे हमारी आर्थिक स्थिरता में सुधार होगा। जिम्मेदार राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक विकास की सरकारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे लाभ क्या होंगे? अगर आपके यहाँ राजकोषीय घाटा मेंटेन है तो इसका मतलब ये होता है आपकी सरकार कर्ज में नहीं है।
आपकी सरकार सक्षम है। अगर राजकोषीय घाटा ज़्यादा है इसका मतलब आप जितनी आय कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और अगर आपका राजकोषीय घाटा कम होता है इसका मतलब आप आय ज़्यादा कर रहे हैं जबकि आपके खर्च जो हैं वो सीमित हैं, यानी आपके पास अधिशेष है। और जिसके पास अधिशेष होता है, जिसके पास पैसा होता है, बैंक बैलेंस होता है, उसका तो बढ़िया ही होता है। तो ये राजकोषीय राजस्व में सुधार के लाभ क्या होंगे? आर्थिक जो विश्वास बढ़ेगा, विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी निवेशक हैं, उनका विश्वास बढ़ेगा भारतीय इकोनॉमी में, विकास क्षमता बढ़ेगी। इसी के साथ ही मुद्रास्फीति नियंत्रण यानी जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी कंट्रोल हो सकेगा। आई लाइव कनेक्ट एआई आधारित स्वास्थ्य सेवा, ये विश्व में पहली बार ऐसा है, दुनिया का पहला डॉक्टर आधारित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम भारत ने लॉन्च किया है। भारत ने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 24/7 रिमोट मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने वाला यह अभिनव मंच लॉन्च किया है। क्या है ये अभिनव मंच? इसमें होता क्या है, किस तरह से काम करता है, तो आपको बताएं कि ये वेरिएबल डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे घड़ी हो गई, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जोमेटो के जो फाउंडर हैं उन्होंने एक मीटिंग में वो अपने यहाँ पर इस एरिया में एक डिवाइस, एक स्टील की चमकती हुई डिवाइस लगा कर रखी थी। लोगों ने सोचा क्या है, बहुत उस चर्चा का विषय बना कि क्या है। बाद में उन्होंने खुद उसको क्लेरिफाई किया कि उनका जो परिवार है उसका जो इतिहास रहा है उसमें कुछ बीमारियाँ, जो दिमागी बीमारियाँ हैं, उनका इतिहास है उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में। तो ये डिवाइस उनकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रियल टाइम उनके ब्रेन में किस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं, किस तरह के इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहे हैं, उनको कैप्चर करता है और उनका डाटा एक जगह निश्चित करता है, सुरक्षित करता है, जिससे डॉक्टर तत्काल प्रक्रिया को देख सकते हैं। इवन उनकी जो समस्या है, जो ऐतिहासिक रूप से समस्या है, उसको भी दूर करने में काम कर सकते हैं। तो ये जो एआई संचालित स्वास्थ्य सेवा है इसमें भी ऐसे ही कुछ घड़ियाँ होंगी, कुछ गले के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें लोग पहन के रखते हैं, अंगूठी टाइप की चीज़ें होती हैं जिनको पहन के रखते हैं, जिससे रियल टाइम उनका बीपी, शुगर, ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, ये तमाम चीज़ें और रियल टाइम डाटा इस कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, एक मेमोरी से कनेक्ट होता है जहाँ पे भेजता रहता है और लगातार उसको ट्रैक करते रहते हैं। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से डॉक्टर को मैसेज जाता है, इमरजेंसी नंबर जो इस पर सेव होते हैं उन पर मैसेज आता है और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको सहायता मिल सकती है। आई लाइव कनेक्ट की विशेषताएं हमने आपको बता दी। निरंतर निगरानी, डॉक्टर परामर्श, एआई आधारित विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया इसमें शामिल है। नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज, केरल में केरल के तटीय क्षेत्रों में ड्रैगन फ्लाई की यह नई प्रजाति खोजी गई है। यह खोज पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। यह प्रजाति केरल के आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेतक है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन में सहायक साबित हो सकता है। तो ये जो नई ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति है, इसे कहाँ खोजा गया है? तो केरल में खोजा गया है, केरल के तटीय इलाकों में खोजा गया है। स्कैल्प मिसाइल डील, स्कैल्प मिसाइल के बारे में आपने सुन ही रखा होगा। जब भारत ने पाकिस्तानी बंकरों पर हमला किया था अपने जेट फाइटर यान से, तो उस वक्त स्कैल्प मिसाइलों का प्रयोग किया था। स्कैल्प मिसाइलें वही मिसाइलें थी जो क्रूज, ये एक तरह की क्रूज मिसाइलें होती हैं, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। लेकिन हवा से सतह का मार करने वाली क्रूज मिसाइल का मतलब ये है कि एक बार हवाई जहाज़ ने अगर टारगेट लेके टारगेट को छोड़ दिया, उसके बाद हवाई जहाज़ को उस सीमा में, यानी मान लीजिए आप पाकिस्तान में घुसकर एक स्पेसिफिक जगह पर हमला करते हैं, तो जनरली जो नॉर्मल मिसाइलें होती हैं उनको जहाज़ का ही जो रडार है वो गाइड करता रहता है। तो जहाज़ को उस क्षेत्र में बने रहना होता है ताकि वो रडार से रियल टाइम ट्रैकिंग करके टारगेट को बता सके। जबकि जो क्रूज मिसाइल होती है उसका खुद का रडार अपना होता है, वो उसको एक बार बस छोड़ना है। फायर एंड फॉरगेट की प्रणाली पे काम करती है, यानी एक बार आपने टारगेट किया और फायर कर दिया, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आप वहाँ से रन अवे हो सकते हैं, भाग सकते हैं, आप अपने सीमा में आ जाइए और वो मिसाइल जाके अपना काम कर देगी। तो स्काल्प मिसाइल डील भारत और फ्रांस के बीच फिर से तकनीकी निर्देश, 250 से 400 किलोमीटर इसकी क्षमता है। स्टील्थ तकनीकी, यानी कि स्टील्थ तकनीकी मतलब इनका जो स्टील्थ तकनीकी में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल है। एक तो जो मिसाइल का डिज़ाइन है, मिसाइल का डिज़ाइन हो गया, उसका कलर हो गया, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं जो मिसाइल को स्टेल्थ बनाती हैं। स्टेल्थ मतलब छुपा हुआ बनाती हैं, यानी रडार पे इनकी जो इनका जो फिगर बनता है बहुत छोटा, चिड़िया के आकार जैसा बनता है, चिड़िया से भी छोटा बनता है, ताकि इनको रडार जान ही नहीं पाता है कि क्या ये मिसाइल है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है? तो इसका जो शेप होता है, जब रडार की किरणें, रडार जैसे ये देख रहे हैं ना आप, ये पेन इस तरह का ही लगभग शेप होता है, मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी समान चीज़ों का। इन पे जब आके रडार किरणें पड़ती हैं तो वो सेम दिशा में डायरेक्टेड इन्वर्ट होने के विपरीत इधर कहीं चली जाती हैं, जिससे रडार का जो रिसीवर होता है वो
रेडिएशन को नहीं पा पाता है और ये छुपी हुई रह जाती हैं। पुरातत्वविद एन रामसेन का योगदान, ये इनका निधन होता है। तेलुगु शिलालेखों का व्यापक अध्ययन और प्रलेखन। 575 ईस्वी के ऐतिहासिक कडप्पा शिलालेख की खोज इन्होंने की। दक्षिण भारतीय मुद्रा शास्त्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी के साथ हम आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।